हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे थे। 7 तक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था। वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं सब एक तरह से ही प्रिपेयर होते हैं और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये एक और हम देख लेते हैं। ज़्यादा फर्क पड़ता है तो लास्ट में हमें कहीं सी एफ या पी आई निकालने में दिक्कत हो सकती है, बस वो हमको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो देखिए P का मान यहाँ पर माइनस के कोट एक्स है और Q का मान माइनस के साइन स्क्वायर एक्स है। R का मान कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स है। यहाँ पे R का मान 0 नहीं है, इसलिए PI तक बात चली जाएगी, वरना CF पर आगे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब x को हम z में चेंज करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 वाई बराबर में R1। ठीक है, फिर Q1 और का मान निकालते हैं तो Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमें लेनी है। कांस्टेंट वैल्यू आप यहाँ पर चाहे तो माइनस का 1 ले लीजिए या आप यहाँ पे प्लस का 1 ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा आप ले सकते हैं। तो माइनस का 1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स हो जाएगी और जेड यानी कि बाय इंटीग्रेशन, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो आ जाएगी कॉस एक्स। इंटीग्रेशन में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस। ठीक है, अब जेड की वैल्यू आ गई। एक बार इसका अवकलन हो जाए तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर में आ जाएगा और यहाँ पर जो साइन है वो आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, जो साइन एक्स है वो आ जाएगा कोस एक्स में, तो कोस एक्स का होता है प्लस में, तो प्लस क्या आ जाएगा। अब P1 का मान जो है यहाँ पर 0 होना चाहिए, ये बात आपको पता है कि P1 का मान 0 होना चाहिए। तो P1 का मान हम निकाल लेते हैं। P1 का मान क्या आ जाएगा बताइए आप हमारे को। तो P1 का मान हमारे पास इस तो है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तो कोस एक्स यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ये है आपके पास कोस एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है माइनस के कोट एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी जाएगी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये कोस एक्स और माइनस के कोस बटे साइन, ठीक है, इनटू में साइन, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, साइन साइन कैंसिल, सॉरी कोस कोस कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। P1 का मान 0 हो गया। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की में R1 का मान निकालते हैं तो R1 बराबर होता है R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कोस एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स, तो कोस एक्स कॉमन लेता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे जाएगा कोस एक्स और ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर होता है और ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो क्या बच जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब हमारा समीकरण क्या बन जाएगी, P1 का मान 0 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस Q का मान बचा है, Q का मान हमने क्या लिया माइनस के, तो माइनस के वाई और इक्वल टू में क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई बराबर कोस एक्स। सहायक समीकरण ए क्या हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0, एम स्क्वायर बराबर 1 एंड एम बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका C1 e की पावर जेड प्लस C2 e की पावर माइनस जेड, और जेड का जो मान है हमारे पास वो है माइनस के कोस एक्स, तो C1 e की पावर कोस एक्स प्लस C2 की पावर माइनस के कोस एक्स। ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आ जाएगा, जब यहाँ माइनस होगा तो माइनस की टर्म आ जाएगी, चाहे यहाँ पे माइनस कर दो यहाँ प्लस कर दो, एक ही बात है।
ठीक है, जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के कोस एक्स। अब हम निकालते हैं पी आई, क्योंकि यहाँ पे कोस एक्स दे रखा है, तो पी आई निकालने के लिए देखिए आप 1/d² - 1 है, और यहाँ पर क्या है कोस एक्स है। सिंपल सा है कि d² जगह पे क्या रखना है आपको -1 रखना है, तो -1 इंटू माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 और कोस एक्स। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो गई CF प्लस पी आई, देन CF हो गया C1 की पावर माइनस के कोस एक्स प्लस C2 e की पावर कोस एक्स, ठीक है, और माइनस के हाफ कोस एक्स। ठीक है ना, CF प्लस पी आई बराबर ये टर्म हो जाएगी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक। अब हम आगे चलते हैं। देखो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और आपने कई एग्जांपल्स यहाँ पे कर चुके हैं, क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो हम स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक है हमारा संक्रियात्मक गुणनखंडों के द्वारा हल। ठीक है, एक नई विधि है, हम टॉपिक क्या हम कह सकते हैं, नई विधि है संक्रियात्मक, इन्हीं तरह के सवालों को हल करने की, संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर। ठीक है, सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है आप देख सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा, ठीक है, इसमें हमारे पास जो संक्रियात्मक गुणनखंडों द्वारा हल हम करते हैं, इसमें क्या लिखा जाता है d² प्लस P1 dy/dx प्लस P2 y बराबर r। ठीक है, एक तरीके से मैंने इसको लिखा है इस समीकरण को। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ इस प्रकार से भी, P0 d² प्लस P1 d प्लस P2, ठीक है, y बराबर r। यहाँ पर d बराबर क्या है d/dx। तो ये लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं अगर फॉर्म में लिखूँ तो नॉर्मली फॉर्म f(d)(y) बराबर r बन जाती है ना। तो इस तरह की फॉर्म को तैयार करने के लिए हमारे पास ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि गुणनखंडों में तोड़ना है, उसके द्वारा हल करना है। तो मैं इसको दो गुणनखंडों में तोड़ लेता हूँ, माना कि वो F1 और F2 है। ठीक है, f(d) को दो गुणनखंडों में, f1(d) व f2(d) में इस प्रकार से वियोजित किया जा सके। ठीक है, कि f1(d) y पर क्रिया करता है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज देखिए ध्यान से। मैंने f(d) को मानो ब्रेक कर लिया f1 और f2 में। ठीक है, तो पहले f1 क्रिया करेगा d y के साथ। ठीक है, इस क्रिया करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर कौन क्रिया करेगा, f2 करेगा। ठीक है, ध्यान देना ये चीज, पहले f1 क्रिया करेगा। ठीक है, पहले तो आपके पास f1 क्रिया करेगा, और उसके बाद y के ऊपर फिर जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर f2 संक्रिया करेगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ना,
आपका ये रिजल्ट उसी के बराबर है कि सीधा एफ ऑफ डी वाई के पर संक्रिया कर ले, ठीक है। लेकिन एक साथ संक्रिया करने पर हमको रिजल्ट इजीली नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको क्या कर रहा है, गुणनखंडों में ब्रेक किया है। यहाँ पर मेन जो काम है गुणनखंडों में ब्रेक करना, वो ही इंपॉर्टेंट। अगर आप गुणनखंडों में इजीली ब्रेक कर पा रहे हो तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर गुणनखंडों में ही दिक्कत है, उसी आपको प्रैक्टिस करनी है। मेन बात गुणनखंडों में ब्रेक करने की प्रैक्टिस है। तो हम इसको इस सवाल से समझेंगे। और दूसरी बात ये समझना चाहता हूँ पहले मैं कि आप इसके जो क्रम को, यानी पहले F1 फिर बाद में F2, इस तरह से क्रम को चेंज नहीं करें, क्योंकि ये क्रम विनिमय हो जरूरी नहीं है हर बार, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, चर राशियां होती हैं, इसलिए हो सकता है कि पहले हमने F1 के साथ संख्या करी फिर F2 पे करी। यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको उल्टा कर दो तो हो सकता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर ना हो, तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें पहले F1 क्रिया कर रहा है फिर उस पर F2 क्रिया कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहले F2 क्रिया कर रहा है y पर, फिर F1 कर रहा है उस पर, जो रिजल्ट आएगा ना इस पर उस पर करेगा F1। और संख्या करने का मतलब वही है, CFPI निकालना, या फिर फर्स्ट ऑर्डर का है तो आपके पास प्रतिस्थापित करना, ये सब चीजें जो हैं रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण में बन जाएगा तो उससे करेंगे हम IF निकालकर, इन्वर्टिंग फैक्टर निकालकर, ठीक है। तो एक सवाल हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो देखते हैं ध्यान से। थ्री एक्स स्क्वायर d2y अपॉन ds स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x माइनस के 6x स्क्वायर और dy अपॉन dx माइनस के 4y बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें आप देखोगे तो आप सोचोगे कि सर इसको भाग दे देते हैं ना इसके अंदर, फिर ये समीकरण बन जाएगी आप बस p वाली, यानी कि P1, फिर इसको P और Q1 से कर लेते हैं सॉल्व। तो अगर आप देखो कि ये 3 इसमें जाएगा नीचे, तो 4 माइनस 4.6 स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसमें कुछ कॉमन लेओगे तब ये वैल्यू कटेगी, कर सकते हो आप उससे भी, लेकिन बस तरीका जो है आपको इजी करने के लिए या कहीं तो विधियां बताने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6x माइनस के 6x स्क्वायर और d माइनस के 4 और y, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2d प्लस 6xd माइनस के 6x स्क्वायर d माइनस के 4, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ आपस में कॉमन आ सकती है वो देखिए आप। तो देखिए ये चीज़ मैं अलग ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने चीज़ ले ली अलग से, 6 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 6xd प्लस 2d, और ये चीज़ मैंने ले ली अलग से, माइनस कॉमन ले लिया, 6x स्क्वायर डी प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आप ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ d ऑफ 3x स्क्वायर d प्लस 2, यानी कि मैं करता हूँ इसका अपलन। देखिए आप 3x स्क्वायर डी का अपलन करूँगा तो u2v से होगा, एवं मैं करता हूँ मानो d का तो d स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, और एवं मैं करता हूँ किसका 3x स्क्वायर का, तो 6x स्क्वायर 6x आ जाएगा, 6xd, ये रहा 6xd, ठीक है। और 2 के साथ d का करूँगा तो 2d आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर डी प्लस 2। आप पहले जानते हो कि फैक्टर बनाने वाली फॉर्म में अंदर वाली जो टर्म होती है ये इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आते तो फैक्टर बनते हैं। देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्रम की। पहले डी आ रहा है तो पहले डी को लिखो, माइनस के 2 को लिखो। कई बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन लेके पहले लिख लेते हैं और फिर d माइनस 2 लिखते हैं, तो ये गड़बड़ी नहीं करनी, पहले जो टर्म आ रही है उसको लिखना है आपको, ठीक है। इंटू में y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको नहीं, इसको 1 मान लेते हैं,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाद वाली जो टर्म है ना, इसको अभी दो भागों में बट गया, ये पूरी पूरी टर्म थी दो भागों में बट गई, f1d और f2d मान सकते हो इसको। अब हम क्या करेंगे कि माना कि 3x² + 2 इंटू वाई बराबर में v, ठीक है। तो और फिर क्या हो जाएगा d-2, ये v हो गया तो d-2 इंटू वी बराबर 0, ये टर्म बन जाएगी। और इससे हम निकालते हैं अगर, तो v से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा dv/dx माइनस के 2v बराबर में 0, यानी कि dv/dx बराबर में 2v। तो मल्टीप्लाई कर लो, उसको नीचे ले आते हैं, तो dv/v बराबर में 2dx, और ये हो जाएगा आपके पास log v बराबर 2x प्लस log ऑफ c1, ठीक है। समाकल कर दिया हमने, इसका समाकल करने से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास v का मान क्या आ जाएगा, v बराबर c1 इंटू की पावर 2x, राइट। v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू कहाँ से उठा के यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 उसको मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में v का मान रखने पर देखिए आप ध्यान से, समीकरण नंबर 2 में हम v का मान रख रहे हैं, तो क्या क्या हो जाएगा 3x² + 2 इंटू में y बराबर c1 e की पावर 2x, ठीक है। तो 3x² + 2y, d का मतलब dy/dx प्लस 2y बराबर c1 e की पावर 2x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेनली काम करना है, एक को अपने पहले v मानना है, v मानने के बाद उसको रखना है समीकरण में, फिर साथ में लेकर काम करना है, ठीक है। दो अलग काम कर रहे हैं, अब उसका रिजल्ट आया उस पर तो काम हो रहा है, ठीक है। तो 3x², यहाँ पर देखो आप क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। dy/dx प्लस 2/3x² इंटू वाई बराबर c1 e की पावर 2x/3x², ठीक है। ये क्या बन जाएगी आपस रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगी, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल 2/3 x⁻² dx, ठीक है। ये तो है 2/3 और e पावर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 ले लेते ऊपर ले जाते, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और इसका करोगे -2 + 1 -2 + 1 यानी माइनस के, और 1/x हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल में ही 2/3x माइनस के साथ है, ठीक है। हल निकाल लेते हैं, y इंटू e की पावर माइनस के 2/3x नीचे, ठीक है। और इसका क्या है कि प्रॉपरली फॉर्म निकलेगी नहीं, तो हम उसको ही छोड़ना पड़ेगा समाकल का साइन के साथ में। यहाँ पर आएगा q(x) कितना है c1 e की पावर 2x, साथ में e की पावर माइनस के 2/3x, ठीक है, और dx प्लस c2 e की पावर प्लस c2। अब इसको यहाँ ले आते हैं, तो y बराबर c1 को चाहे बाहर लो, तो c1 e की पावर 2/3x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x तो नीचे रहेगा मतलब, लेकिन वैल्यू जो माइनस की प्लस की हो जाएगी, और x की पावर माइनस के 2 e की पावर 2x माइनस के 2/3x, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे आपस में, और प्लस c2 ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू e की पावर 2/3x। तो ये जो सवाल है आप यहाँ पे छोड़ सकते हो कि थोड़ा सा लंबा है इसका सॉल्यूशन, तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करना है, मैं आपको जो बताया मेन बात तो ये है आपके पास कि आपको जो मल्टीप्लाई करना है उसमें एक तरफ तो क्या मानना है, v मानना है, तो स्टार्टिंग वाली टर्म को तो v मानना है जो y के साथ में है, फिर v को रखना है यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करते हुए पहले इसका सोल्यूशन निकल जाएगा,
ये जो v का मान निकलेगा इसको आप रखोगे यहाँ पर, तब इससे सोल्यूशन निकलेगा सेकंड टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह सवाल हमने किया। ये था संख्यात्मक गुणनफंडों की विधि। इस पर और भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत होगी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।